आज हम देखने वाले हैं द पॉलिस्टर प्रिंस का, जो कि चैप्टर 2 है। एक प्रेरक युवक बनिया। राज्य के अंतिम वर्षों में अपने क्षेत्रों को चलाने के लिए ब्रिटिश रेजिडेंट के कंधों पर बचे 550 से अधिक रियासतों में से कुछ ही जूनागढ़ के नवाब महाबत खान के अधीन विश्लेषण थे। नवाब के परिवार ने इस जागीर को चलाया था, जो कि गुजरात को सौराष्ट्र प्रायद्वीपों को कवर करने के वाले राजनीतिक पहलुओं में से एक। जब से मुगल साम्राज्य के एक फौजदार या सैन्य कमांडर शेर खान बीबी ने 1990 में अपने स्वयं को अधीनस्थ राजवंश की स्थापना किया था। 2 शताब्दियों के बाद इस योद्धा वंश के कुत्तों के प्रति अपने प्रेम के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता था। महाबत खान के पास 150 कुत्ते थे। उनके वेतन पर समान संख्या में कुत्ते संचालक और सभी कुत्तों के लिए अलग अलग क्वार्टर थे। एक कुत्तों के जोड़े की शादी का जश्न मनाने के लिए नवाबों ने 2 मिलियन रुपए खर्च किए थे और अपने 7 लाख नागरिकों के सार्वजनिक अवकाश दिया था। नवाब धीरूभाई अंबानी के नजर में आने वाले पहले राजनीति के लक्ष्य थे। हालांकि यह असंभव है कि उन्हें कभी इसके बारे में विशेष रूप से पता था। 1947 में ब्रिटिश भारत का विभाजन के दौरान नवाब के शासन को उखाड़ फेंकने और जूनागढ़ के भारत के विलय के संरक्षण के उद्देश्य से एक आंदोलन का दौरान अंबानी, जो जबकि एक किशोर हाई स्कूल के छात्र थे, और राजनीतिक संगठनों का पहला अनुभव हुआ और अधिकारियों के साथ उनका एक पहला टकराव हुआ। यह आधुनिक समय का एकमात्र ऐसा लक्षण था जब जूनागढ़ राष्ट्रों और राजनेताओं की गणना में शामिल हुआ। 1990 के दशक में भी जूनागढ़ और के आसपास का इलाका, जिसे काठियावाड़ के क्षेत्र से नाम से जाना जाता है, भारत के सबसे शांत और सबसे पारंपरिक क्षेत्रों में से एक और देश के व्यस्तर पश्चिमी तटों पर क्षेत्रों में सबसे कम पहुंचने वाले क्षेत्रों में से एक। सप्ताह में कुछ बार एक रूपरोट एक साधो के साधारण हवाई पट्टी से उड़ता है। बॉम्बे या विदेशों से आए गुजराती प्रवासियों से उतारता है जो अपने रिश्तेदारों से मिलना चाहते हैं और स्थानीय मंदिरों में पारंपरिक देव देवताओं का प्रसाद चढ़ाते हैं। शहर में ही 1940 के दशक में फोर्ड मर्करी टैक्सियों के समूह, यात्रियों के समूह या शादियों के किराए पर इंतजार करते हैं। रेलवे नेटवर्क काठियावाड़ की कई पूर्व रियासतों में से एक दूसरे से जोड़ने के बजाय बाहरी दुनिया से जोड़ने के लिए बनाया गया है। एक बार जब आप काठियावाड़ में होते हैं, जो अब गुजरात के राज्यों का हिस्सा है, जो कि शहरों के बीच यात्रा करने का मतलब अक्सर एक या एक से अधिक बार लाइन बदलना और यात्रा करने में काफी मोड़ और पीछे हटना होता है। भारत के नियमित सेवा पर अंतिम भाप इंजन सुंदर पर्वतीय रेल मार्गों के अलावा 1996 के अंतिम एशियन शहरों के लिए जूनागढ़ और गिर अभ्यारण्य के बीच चलता रहा। भूमि के स्वयं सूखी, खुली और पथरीली है। मानसून का बारिश जल्दी ही छोटी नदियों और नालों में बह जाती है। केंद्रीय चट्टानें भीतरी इलाकों में से फैलती है और सड़क छोटे छोटे अंजीर के पेड़ों से भरी है और पथराले खेतों के फैक्टस की बिखरी हुई पंक्तियों के घेरा गया है। मानव निर्माण सामग्री एवं छिद्रपूर्ण भूरा पत्थर, जिससे कि समुद्र तट के पास से गड्ढों से आरी से तैयार ब्लॉक में काटा जाता है। नए अमेरिकों द्वारा बनाए गए आधुनिक फेरो सीमेंट के लिए कुछ निर्माण है। शायद ही कोई आधुनिक यंत्रों और उनके आवासीय कॉलोनी अन्य भारत के क्षेत्रों में से कृषि भूमि में तक फैली हुई दिखाई देती और केवल कुछ ही निजी कार्य, लेकिन अग्रे प्रदर्शन नीरस है। जो काठियावाड़ के लोग जहाँ से संभव हो वहाँ उग्र रंगों की से उनकी भरपाई करते हैं। महिलाएं लाल और नारंगी रंग के सूती स्ट्रोक के खुद पे लपेटती हैं। स्थानीय स्कूटर टैक्सी एनफील्ड मोटरसाइकिल है, जिसे पीछे 2 पहियों में पर एक मोटरी ट्रे पर लगाया जाता है, जिसके हेलीबार रंगीन रोशनी बिजली के हॉर्न से घूमती पवन चक्कियां से सजे होते हैं। धनी व्यापारियों के घरों का हंस, मोर, राजवंश तोते, हाथी, शहर और बागों की ढलाई से सजाया जाता है। 12 पैनल वाले विशाल दोहरे दरवाजे भारी लोहे के स्टैंड के साथ विशाल आंतरिक प्रांगणों को और खुलते हैं। काठियावाड़ के स्थलों और निर्माण से रक्त इतिहास का जटिल पारंपरिक कथाएं जुड़ी है। इसके पश्चिम में तट पर द्वारा में से एक वह स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण की मृत्यु हुई थी। दक्षिणी में सोमनाथ के चंद्रमा का मंदिर पूर्व भारत के हिंदू तीर्थ यात्रियों का केंद्र है। जूनागढ़ के शहरों में ऊपरी खेड़ी, गिरनार पहाड़ियों में लंबी सीढ़ियां तीर्थ यात्रियों के लिए 3री शताब्दी ईसा से पूर्व जैन मंदिरों तक ले जाती है। जूनागढ़ शहरों के ऊपर स्थित ऊपरकोटे के किलबंद चट्टानगढ़ में 3री शताब्दी ईसा पूर्व के शासक अशोक के समय के शिलालेख और गुफाएं मूर्तियां हैं। यह शहर 1ली शताब्दी में गुजरात के हिंदू शासकों के एक महत्वपूर्ण केंद्र था, लेकिन फिर अफगान सरदार महबूब गजनी से शुरू होकर, जिसने 1024 ईस्वी में आक्रमण किया और सोमनाथ को लूटा। जूनागढ़ को 4 शताब्दियों तक लूटा जाने का सामना करना पड़ा। मुगल शासक ने इसे स्थिरता दी, जिससे मुसलमान शासकों ने इसे अधिकांश हिंदू आजादी का नियंत्रित किया। इसके शासन और उस लोगों के दोनों की ओर से
भारत का व्यापार के लिए अंग्रेजों, डच और पुर्तगालियों के बीच प्रतिस्पर्धा का निष्क्रिय दर्शक थे, जिनके गैलन के गुजरात तट पर भयंकर युद्ध लड़े। शहर के ऊपर प्राचीर से 5 मीटर लंबी तोपें लटकती हुई है, जो कि 12वीं शताब्दी में तुर्की के सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिसेंट के पैरों के जूनागढ़ के दक्षिणी पूर्वी तटों पर द्वीप में पुर्तगाली व्यापारी चौकी पर किए गए असफल हमलों के अफसोस है। रात में जूनागढ़ दक्षिण में समुद्र तट पर रखा देखा जाए तो निवेशक लाइटों की कतार क्षितिज के साथ साथ बाएं और दाएं यात्रा करती है। भारत की पश्चिमी तट और अरब बंदरगाहों के बीच समुद्री यातायात शताब्दियों से जारी है और आज भी अधिक तीव्र है। गुजरात प्राचीन भारत के व्यापारिक केंद्र था, जहां भारत कपास और रेशम का व्यापार अरबों और बाद में पहली अंग्रेज ईस्ट कंपनियों को मक्का के लाल सागर बंदरगाह की चांदी, सोना, धूप बत्ती और कॉफी के बदले में किया जाता था। 15वीं शताब्दी की शुरुआत तक चीनी जैंक भी पश्चिमी भारत में आ गए थे। बाद में भारत और भारत आधारित यूरोपीय व्यापारी अरब और चीनी क्षेत्रों के बीच व्यापार के मध्य स्थल बने गए। गुजराती इसे पूर्व आधुनिक वंश से हिंदू महासागर व्यापार नेटवर्क के प्रमुख थे। भारत की संपत्ति उसे कपड़े, नीले, अफीम और मसालों के सामान में ही थी। काठियावाड़ के छोटे बंदरगाह इस व्यापार में भाग लेते हैं और दिव्य गुजरात की अधिकांश व्यापार को पश्चिम में अदन और दक्षिण में मिल्काक के साथ संभव। सोना, चांदी, पार, सिंदूर, तांबा और ऊनी कपड़ों का आदान प्रदान भारतीय सोने और चांदी की कढ़ाई और ब्रोफकेट की और सूती मलमल के साथ किया जाता था, जिसे अब्रावन, वक्ता हवा या शबनम जैसे व्यापारी शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जाता था। बाद में निश्चित रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन, भारत और यूरोप के बीच 3 तरफा व्यापार समीकरण अफीम, चाय और नील और मसालों में अपना एकाधिकार को हत्या लिया। इसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य ने दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के हिंद महासागर के दक्षिणी कोनों में ब्रिटेन के नए औपनिवेशकों के सोने के बुलियनों के साथ जोड़ा। भारतीय उद्यमी कोलकाता के मारवाड़ी व्यापारी और साहूकार, जो मूल रूप से राजस्थान में से थे, बम्बई के पारिसी 19वीं शताब्दी के अंत में बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन में आगे बढ़ने लगे। छोटे व्यापारी ने भी पैक्स ब्रिटेनिका का लाभ उठाया और भारत महासागरों और दक्षिणी पूर्वी एशिया के सभी कानों में स्टीमर मार्ग से यात्रा और पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं और छोटे स्टोर और सार्वजनिक स्टेशन खोले। अधिकांश गुजरात से थे। इनमें से एक बड़ा हिस्सा काठियावाड़ का से था। गढ़ा के 2 सबसे बड़े वाणिज्य परिवार मेहता और मेंडवाल पोरबंदर से आए थे और केन्या के संपन्न चंदेला जामनगर में आए थे और 1938 तक अदन के मुक्त बंदरगाह बॉम्बे प्रशासन का हिस्सा था। अफ्रीशिलिंग, लाल सागर और हिंद महासागर व्यापार की मुद्रा वास्तविक भारत रूप में रुपए के मूल से जुड़ी हुई थी। गुजराती अपने ग्राहकों के साथ खुद के साथ कंजूस थे। नई दिल्ली में एक टेलीविजन प्रसारण भास्कर भट्टाचार्य ने अपना बचपन के युगाड़ा में बताया कि जहां उनके पिता एक ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारी थे। बंगाल के भट्टाचार्य के खाने पीने के तरीके गुजरात के पटेलों या शाहों से बिल्कुल अलग। जब वे पहली बार आए थे तो महिलाएं ने मेरी माँ का एक तरफ से ले जाकर कहा कि तुम ऐसे काम करते हो। वे याद करते हैं, अगर तुम्हें रात के खाने के लिए आमंत्रण किया जाता है तो तुम्हें कुछ सब्जियां और चावल मिलते हैं। मेरे माता पिता अपने मेहमानों को खूब सारा खाना और मांस मछलियों को परोसना पसंद करते थे। बेशक जब मैं वहां से निकला तब मैंने मेरे पिता के दफ्तर में गुजरती चपरासियों ने शायद ही उनके ज्यादा बचा लिया था। ये दौलत, कठोर बचत, संयम जीवन और परिवार के सदस्यों के द्वारा अनैतिक काम को अत्यंतहीन घटनाओं से नतीजा था। दुनिया में कई हिस्सों में एक प्रवासी सफलता की कहानी पूर्वी अफ्रीका उनके आक्रोश में पैदा किया, जिसके कारण 1960 के दशक में उपनिवेशकों के स्वतंत्र होने के बाद भारतीय व्यापारियों को निष्कासित कर दिया गया और संपत्ति को जब्त कर ली गई। इसका प्रभाव ये हुआ कि गुजराती प्रवासी दुनिया भर में फैले गए पूंजी सचिवों की प्रक्रिया फिर से शुरू की गई और गुजरातियों के बीच काठियावाड़ के लोग अपनी वाणी का प्रचुरता, आविष्कारशीलता और आवासीय प्रेरणा के लिए प्रसिद्ध। ईस्ट इंडिया टुडे पत्रिका गुजराती संस्करण में पूर्व संपादक सिसोदिया भट्टक कहती है कि वह वंचित का स्थान है। यह एक बंजर भूमि है, लेकिन वह किसी तरह पत्थरों से पानी निकाल लेते हैं। लोग उनके रंग बेरंग क्या उद्देश्य, पारदर्शिता इतना रंगहीन है कि वे अपने सिर को रंगों से भर लेते हैं। गुजरातियों में सबसे अच्छी भाषा काठियावाड़ी के लोग की है। बहुत सारे शब्द यहाँ के व्यापारी वर्ग के पास भी असाधारण अभिव्यक्तियां हो। काठियावाड़ी व्यापारियों के पास अन्य व्यापारियों की तुलना में अधिक जीवित शब्दावली है। वे बेहतर संभावनाओं के लिए भारत से बाहर जाने वाले पहले व्यक्ति। रोमांच उनके एक दूसरे का स्वभाव है। उनके पाखंड कम है। अन्य सभी व्यापारी समुदाय पाखंड के हद तक विनम्र और प्रदर्शन करते हैं। धीरूभाई अंबानी उसी संस्कृति का हिस्सा हैं। एक अर्थ में अंबानी का जन्म एक व्यापारी के रूप में हुआ था, क्योंकि उनका परिवार बनिया जाति से है, जो पारंपरिक हिंदू सामाजिक
व्यवस्था के वैश्य श्रेणी वर्ण का एक हिस्सा है, जिसकी भूमिका व्यापारियों को और बकरों की है। उसके तुरंत रिश्तों का एक पूरा नेटवर्क, एक समुदाय और एक सामाजिक उपेक्षा प्रदान की, जिसने वाणिज्य को बाजारों में खरीद बिक्री का लाभ कमाना, पूंजी का संचय एक पूरी तरह से स्वाभाविक और सम्मानजनक जीवन भर एक व्यवसायिक बना दिया। हाँ कि समाज रूप से ब्राह्मणों या क्षत्रियों के नीचे और शायद ही कभी कुलीन वर्ग का हिस्सा होने के बावजूद वैश्य जातियों ने पूरे भारत में अपार शक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने भारी मात्रा में पूंजी जुटाई और जिसका इस्तेमाल महाराजाओं और नवाबों के अभियानों और कई बार ब्रिटिश व्यापार और सैन्य विस्तार के लिए किया गया। जब लंदन से बजट परियोजना का आवश्यकताओं के लिए कम पड़ जाता था, तो आधुनिक बैंकिंग प्रणाली से सदियों पहले वैश्विक शराब या बेकर इत्यादि मीट्रिक भारतीय अर्थव्यवस्था का वाहक, जो कि हुडी पर आधारित एक परिष्कृत ट्रक प्रणाली के माध्यम से अल्प सूचनाओं पर पूरे भारत में बड़ी रकम भेजते हैं। गुजरात के वैश्यों के व्यावसायिक प्रवृत्ति के पवित्र व्यक्ति वल्लभाचार्य द्वारा 16वीं शताब्दी के आरंभ में इस क्षेत्र में भ्रमण के दौरान प्रचारित हिंदू धर्म के असावधानीजनक व्याख्याओं के प्रजनन सहन एक अन्य व्यापक रूप में अनुसरण किया जाना वाला धार्मिक स्कूल, जिसे शैववाद के रूप में जाना जाता है, ने प्रचार किया कि दुनिया का वास्तविक है कि एक अविनिमेय मूर्त सार ही पूर्ण वास्तविक और सत्य है। हिंदू धर्म से निकले जैन और बौद्ध धर्म ने भी अभाव, त्याग और स्वयं के विनाश का प्रचार किया। वल्लभाचार्य ने एक व्यक्तिगत ईश्वर को देखा जिसने जीवन का निर्माण किया है और वह बनाए रखा, जिसके लिए जीवन की पूरी तरह से जीना भक्ति का एक रूप है था। उनका स्कूल वैष्णववाद के रूप में जाना जाने लगा, क्योंकि भक्ति का केंद्र भगवान विष्णु के चंचल अवतार कृष्ण थे। गुजरात के वैष्णवों पर अपनी क्लासिक ग्रंथ के विद्वान N.A. यूथी ने बताया है कि स्वाभाविक रूप से गुजरात के मध्य भागों जैसे अवसरों से भरपूर भूमि के लोगों को आकर्षित करता है। यहाँ एक ऐसी दृश्य था जो कि उनके जीवन के तरीके ठहराता था और प्रधानताओं और परिवार के सदस्यों के रूप में उनकी भूमिका को एक दिव्य उद्देश्य देता था। गुजरात के बनियों की बढ़ती सामाजिक स्थिति के लिए भी उपयुक्त था, जिसने औपचारिक वर्ण व्यवस्था और दर्द किनारों दिया। जैसे जैसे वैष्णव धर्म बढ़ता है, वर्ण घटता है। उदाहरण के लिए हमने देखा कि कैसे बनिया ने ब्राह्मणों के बराबर सामाजिक स्थिति को हासिल कर ली है। वर्णों के संतुलन के बिगड़ना काफी हद तक आर्थिक कारणों से हुआ है। व्यापारियों और वित्तीय दाताओं और पूंजी धनों और के बल पर कुछ समय के लिए सभी पर ये भी पुरोहित वर्ण का तानाशाह बन गए, जिनके तरीके व औचित्य जीवन के सद्घात और एक मार्ग जो एक आदमी के पिता, नागरिक इत्यादि के रूप में काम का और कर्तव्य को लीन जीवन जीने के लिए उपयुक्त रूप से सहायता, एक आशा की जिनके जीने का ऐसा तरीका सर्वोच्च देवता को स्वीकार्य होगा। गुजराती स्वाभाविक रूप से इन सभी की तलाश करते हैं। अंबानी की विशेष जाति को बौद्ध बनिया कहा जाता है, जो कि कई शताब्दियों पहले सौराष्ट्र में प्रवास से पहले अहमदाबाद के उत्तर में मोडोजसा शहर में उनके मूल घर से है। मौद गुजरात के इस हिस्से में 3 बनिया जातियों में से एक है, जो कि एक साथ भोजन कर सकते हैं, लेकिन वे अपनी जाति में विवाह करेंगे। वे सख्त शाकाहारी हैं और केवल पुरुष को ही शराब पीते हैं। हिंदू धर्म उनका अभ्यास वैष्णव मार्ग का अनुसरण कराता है, लेकिन शादी या किसी भी अन्य व्यवसाय की शुरुआत पर उनकी तीर्थ यात्रा का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के उदयपुर झील शहर के पीछे बंजर पहाड़ियों में एक छोटे से शहर नाथ द्वार में एक मंदिर में स्थित एक काले चेहरे वाली मूर्ति है, जिसकी ठोडी में हीरा जड़ा है। ये मूर्ति श्रीनाथ भगवान श्री कृष्ण के अवतार प्रतिनिधित्व करती है और हिंदू विरोधी मुगल सम्राट औरंगजेब के अत्याचारों से बचने के लिए एक पवित्र व्यक्ति द्वारा मथुरा से नाथ द्वारा लाया गया था। स्पष्ट कारणों से श्रीनाथ मौत और अन्य बनियाओं से परिचित देवता बन गए हैं। नाथ द्वारा की मूर्तियों पर आधारित चित्र अक्सर बनिया व्यापारियों के कार्यालयों को देखा जाते हैं। बाद में वर्षों में अंबानी और उनके परिवार ने श्रीनाथ के मंदिर में अक्सर यात्रा की। अपनी कंपनी के कार्यकारी जेट में उदयपुर हवाई अड्डे पर उड़ान भरी और सीधे नाथ द्वारा चले गए। 1994 में अंबानी ने नाथ द्वारा में आगंतुकों के लिए उपयोग के लिए एक बड़ा आश्रम तीर्थयात्री विश्राम गृह बनाया। गुलाबी ग्रेनाइट से बनी 3 मंजिला इमारत उनके माता पिता की याद में समर्पित है। अगर मौद बनिया मंदिर की धार्मिकता और अपने घरों के संयम का पालन करते हैं, तो वे बाजार में बेहद प्रतिस्पर्धा और चतुर व्यापारियों के रूप में जाने जाते हैं, जिनके पास लाभ और अवसरों का लाभ उठाने के बारे में कोई संवाद नहीं होता। गुजरात में एक कहावत है, अपेल हजो कार्ड पाने आंगन ना बोझ। बोध का अर्थ है कि मौत का अर्थ है त्वचा के रंग खराब करने का वाला अकाविकार होने आपके घर को मौत के मेहमान बनाने से बेहतर है क्षेत्र के अन्य बनिया जातियों की तरह बौद्ध बनिया अपने आसपास के क्षेत्र में बहुत आगे तक देखते हैं। सदियों से रिवाज रहता रहा है कि युवा पुरुष
अरबों के बंदरगाहों के एक व्यापारिक यात्रा करते हैं। 9 या 10 साल की कड़ी मेहनत के और मामूली जीवन यापन करके निजी पूंजी बनाते हैं और अपनी फिर शादी करके परिवार की व्यवसायिक संभालते हैं। बेटों को पारिवारिक संपत्ति बराबर अनुपात में विरासत में मिलती है, जिससे उनका बड़ा बेटा परिवार का मुखिया का अधिकार संभालता है। लेकिन 28 दिसंबर 1932 में जन्मे धीरज लाल हीराचंद अंबानी के लिए ये एक अस्पष्ट विरासत थी। उनका गृहनगर चोरवाड़ था, जिसके शाब्दिक अर्थ है चोरों की बस्ती। हालांकि कोई भी इसे टिप्पणी नहीं करता। ये अरब सागर के तट पर लगभग 1 मील पीछे स्थित है, जहाँ की नवाब ने पास के गड्ढों में से निकाले गए भूरे रंग के पत्थरों से 2 मंजिला ग्रीष्मकालीन महल बनवाया था। जूनागढ़ से रेलवे शहर के बाईपास करके वरल के और सोमनाथ के पुराने बंदरगाहों की ओर मुड़ती है। उनके पिता हीराचंद अंबानी एक संकोचित व्यापारी प्रतीत होते हैं, क्योंकि उन्होंने घी भारत के खाने पकाने की एक माध्यम है जो कि मक्खन है। थोक व्यापारियों के रूप में छोटे मोटे व्यापार के अंत आजमाया। उन्होंने कई परिचित द्वारा सिंधघाती वाद के याद किया, और जिसका अर्थ शायद ये है कि पैसा कमाने से अच्छा नहीं थे। उन्होंने जूनागढ़ के नवाब के प्रशासन के लिए एक छोटे से स्कूल मास्टर के रूप में याद किया जाता है। 1936 से अंबानी सीनियर चोरकवाड़ा प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य थे, जिनकी कक्षा में उनके टूटे फर्नीचरों के साथ शहरों के बस स्टैंड से सड़क के पार पेड़ों के घिरे एक यार्ड के आसपास बहुत कम बदलाव हुए। उद्योगपतियों और सांसद वीरन शाह, जिनका परिवार भी चौरठ से आता है, अंबानी सीनियर से गहरे भूरे रंग की त्वचा वाले एक मोटे आदमी के रूप में याद करते हैं, जो कि आमतौर पर सफेद पगड़ी, लंबा कोट और धोती पहनते रहते थे। गांव के स्कूल मास्टर कई वर्षों तक उसी परिवार में एक अन्य सदस्य जैन शाह के निजी शिक्षक थे, जो कि उन्हें अच्छे शिक्षक और बहुत सख्त व्यक्तियों के रूप में याद करते हैं। हीराचंद अंबानी बहुत काम करते थे और बेहद कठोर परिस्थिति में रहते थे। परिवार का घर कभी भी कुसावाड़ नामक एक छोटे से गांव में स्थित है, जो कि चोरवाड़ के मुख्य भाग से 2 या 3 मील की दूरी पर है। ये एक 2 कमरों वाला एक पत्थर का घर है, जिसका एक पत्थर की छत, जिसमें एक छोटा सा दरवाजा है और गुफाओं के नीचे खुलने से मंद रोशनी होती है। अंबानी के 2 बार शादी हुई। उनकी पहली शादी का एक बेटा था, जिसका बाद उसे विधवा हो गई। उसकी दूसरी साथ वे 5 और बच्चे हुए, जिनके बीच में धीरज लाल और धीरू भाई थे। परिवार की गरीबी ने अंबानी को अपने सामाजिक साथियों से बेहतर सदस्यों से सतर्क में आने में नहीं रोका। बनिया कभी भी भोजन या पिकनिक के लिए एकत्रित होते थे। अंबानी के बच्चे शाह के साथ खुल मिल गए और पहले ये ब्रिटिश वाणिज्य के तत्कालीन केंद्र कलकत्ता के स्थानीय होने से सिमरवद हो रहे थे, जहां जिन्होंने भारत की पहली एल्यूमिनियम कुकिंग पॉट बनाने वाली फैक्ट्री स्थापित की। चोरवाड़ा में शाह परिवार के 2 घर शांति सदन और आनंद भवन बड़े और पारिवारिक शैली में फैले हुए थे। व्यवसाय के सभी तरीके सीखने के साथ साथ बच्चों की घुड़सवारी, तैराकी और एथलीट कभी विभिन्न खेलों सीखने और बगीचों में रखी गई 20 गायें और 10 भैंसों के दूध निकालने की उपेक्षा की जाती थी। शाह परिवार महात्मा गांधी की शुरुआती अनुयायियों में बने हुए थे, जो कि काठियावाड़ों ने बनियाओं भी थे और अक्सर उनकी कोलकाता में रहने की जगह देते थे। वीरन शाह और जैन शाह एक चाचा तो व्यवसायिक में सेवानिवृत्त हो गए थे और चोरवाड़ा के गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता बन गए थे, जो कि हरिजनों के बीच उत्थान के काम करते थे और युवाओं के लिए एक फिटनेस कैंप चलाते थे। जैन शाह की याद है कि धीरू भाई, जो लगभग 7 साल छोटे थे, आनंद भवन में आते थे। जैन शाह के पिता दूसरे लोगों के बच्चों की रुचि लेते थे। उन्होंने पढ़ने के लिए किताब उधार देते थे और उनके छोटे मोटे काम करने के लिए कहते थे। धीरू भाई को बहुत स्नेह और स्वागत किया गया और उन्होंने सम्मान के साथ इसका जवाब दिया। बाद में जब वे विदेश में काम करने गए तो शाह को याद है कि छुट्टियों के दौरान चोरवाड़ा में उनका सम्मान करने आए थे। बड़े उत्साह और पुराने रिश्ते के भावनाओं को साथ पहुंचे। वह अपने व्यापारी जातियों के गिल्ड जैसे समर्थनों ने धीरू भाई को अपना पिता के रूप में प्राथमिकता विद्यालय से पढ़ाई पूरा करने के लिए बाद अपनी शिक्षा जारी रखने की मदद। 1945 में जूनागढ़ चले गए और बहादुर फकाजी हाई स्कूल में दाखिला लिया। यह एक विश्वविद्यालय कॉलेज के साथ शहर में बाहरी इलाके में एक बड़ी पीली प्लास्टर वाली इमारत साझा करता था, जिसे 1902 में उस समय नवाब ने बनाया था और उनके नाम पे रखा था। अपने परिवार की गरीबी के कारण धीरू भाई को निःशुल्क छात्र के रूप में प्रवेश दिया गया था। उन्हें मौद बनिया द्वारा अपनी जाति के बच्चों के साथ वित्त पोषित एक बोर्डिंग हाउस में रहने की जगह मिल गई। काठियावाड़ों में द्वितीय विश्व युद्ध के जो कि हद तक बीत चुका था, जो सैन्य परिवहनों के अधिक लड़ाई और नई सेना की जीपों के कभी कभार आने के भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन के अभी तक नहीं हुआ था। दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी ने
गुजरात के मुख्य शहर अहमदाबाद में अपना आश्रम स्थापित किया और उसी क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपने कई आंदोलन के लिए 1930 में नमक से पर सरकारी एकाधिकार के विरोध में समुद्र की ओर प्रसिद्ध नमक मोर्च में शामिल किया था। उनकी गतिविधियों को हिंदू व्यापारी जातियों के रूप में उद्योगपतियों द्वारा वित्त पोषित किया गया था, जिसमें सबसे प्रमुख कोलकाता स्थित मारवाड़ी जूट मिलर जी.डी. बिरला, जिनकी संयम जीवन शैली उनके अपने आदर्शों का विस्तार थी, जो कि नेहरू परिवार के अंग्रेजीकृत तौर तरीकों से कहीं ज्यादा उनके परिचित, लेकिन उनके एक वास्तविक स्वार्थ भी शामिल था। उद्योगपतियों ने बनिया में जन्म में गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसों के भीतर एक प्रतिबल के रूप में देखा है, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य धर्मनिरपेक्ष वाहक था। समाजवादी और साम्यवादी विचारों के उन्होंने जिन्होंने शिक्षित भारतीय सोच को मजबूत पकड़ बना ली थी। गाँव में आयोजित हस्ताक्षरण के गांधी के विचार मूल रूप से राज्य पूंजीवादी और निवेश केंद्रित योजना के प्रस्तावनों से वितरित, जिन्हें उस समय भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों के वामपंथियों द्वारा बढ़ाया दिया जा रहा था। जूनागढ़ में गांधी और सरदार पटेल के विचारों ने, जो कि नेहरू के हिंदू राष्ट्रवादी लेफ्टिनेंट थे, जो गुजराती भी एक मजबूत प्रभाव डाला। नवाब अपने भारतीय राजनीतिक सेवा के रेजिडेंट श्री मोटेक्स के साथ स्वतः ही यथातीत रक्षा में लग गए। उनके पुलिस बल और उनके जासूसी शाखा ने स्वतंत्रता आंदोलन पर कड़ी नजर रखी और 1940 के दशक में कई आंदोलनकारी की गिरफ्तारी की। बहादुर काजी स्कूल में धीरूभाई जल्दी ही स्वतंत्रता के मूड में प्रभावित हो गए और कृष्णकांत वखारिया, जो कि बाद में अहमदाबाद में एक प्रमुख वकील बन गए थे, स्कूल के धीरूभाई से 2 साल आगे थे और जूनागढ़ पहुंचने के तुरंत बाद उनमें से मिले दोनों ने स्वतंत्रता आंदोलन पर चर्चा करने के लिए छात्रों की एक सभा में भाग लिया। वखारिया याद करते हैं कि गांधी, नेहरू, पटेल और सब बढ़ चढ़कर समाजवादी और जयप्रकाश नारायण की राष्ट्रवादी आदर्शों से प्रेरित थे, जो तब तक भी कांग्रेस पार्टी में थे। मौद बोडिया हाउस, जहां धीरूभाई रह रहे थे, उन आदर्शों के आगे बढ़ाने के लिए एक नए समूह के मुख्यालय बनाया गया, जिसमें उन्होंने जूनागढ़ कहा। उद्देश्य राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन और गांधी के स्वदेशी आर्थिक कार्यक्रमों में भाग लेना था, जिसमें घर में बुने हुए सूती कपड़े मतलब खादी जैसे गांव को हस्तशिल्प के पक्ष में अव्यवस्थित कारखानों में बने सामानों के बहिष्कार करना शामिल था। गतिविधियों में भारत के प्रस्तावित राष्ट्रीय ध्वज को सलामी करने के लिए बैठकों में शामिल थी केसरिया, सफेद और हरा तिरंगा, जिसमें बीच में बैलगाड़ी का पहिया था, जो कि कांग्रेस के ध्वज के साथ साथ ही अन्य छात्रों के लिए प्रेरणा सत्र और खेल बैठकों में भी शामिल थी। वखारिया संघ के अध्यक्ष बने धीरूभाई और प्रोफिलिक नानावटी नामक एक अन्य छात्र सचिव के रूप में कार्यरत थे। वखारिया ने कहा, उन्होंने कई समारोह आयोजित किए, जैसे राष्ट्रीय ध्वज की सलामी देना और कई जोखिम उठाए। एक समय तो हमने गांधी की तस्वीर के साथ पर्चे छपवाए और उसके साथ हमने कुछ प्रमुख नागरिकों के हमारे परिवार योजनाओं के बनाने के लिए सतत संपर्क किया, लेकिन कई सहमत नहीं था। हमें जूनागढ़ में किसी भी जय हिंद या वंदे मातरम कहने या राष्ट्रगीत गाने पे अनुमति नहीं, यह तक कि खादी पहनने पे भी नवाबों के CID की नजर संदिग्ध हो जाती। 1946 में छात्रों को पता चला कि कानियाल मुंशी, एक वकील जो कि बाद में कांग्रेस पार्टी में प्रमुख राजनेता और नेहरू की पहली सरकार के मंत्री थे, जूनागढ़ के दौरा करने वाले हैं। नवाबों की पुलिस ने वखारिया, धीरूभाई और नानावटी को बुलाया और तीनों को गिरफ्तार करने और स्कूल के निकालने और उनके माता पिता को परेशानी की धमकी दी, जब तक कि वे ये वचन न दे कि कोई राजनीतिक भाषण नहीं दिया जाएगा। यहीं पर धीरूभाई ने अपनी बात में प्रतिभा में से झलक दिखाई, जो कि स्पष्ट रूप से असंगत भंगों से समझौते में बदल देती है। पहले ही संदिग्ध वादविदिकता के माध्यम से ही वखारिया ने कहा, उन्होंने कहा कि हम एक साहित्यकार भाषण देगा। धीरूभाई ने फुसफुसाते हुए कहा कि यह वचन देने में कुछ भी गलती नहीं है, हम भाषण नहीं देने जा रहे। यदि वचन में कोई भी उल्लंघन तो मुंशी और पुलिस के बीच में समस्या है। मुंशी आए और जल्दी स्वतंत्रता पक्ष में एक जोरदार भाषण दिया। जैसे जैसे 1947 बीतता गया और हिंदू मुस्लिम संप्रदाय आधार पर ब्रिटिश भारत में विभाजन अधिक संभावित होता गया, रियासतों के में राजनीतिक स्थिति बहुत जांच के दायरे में आ गई। अगस्त तक जब ब्रिटिश सत्ता के हस्ताक्षरण होने वाला था, सभी शासकों पर भारत या पाकिस्तान में से किसी भी एक में शामिल होने का दबदबा था। 550 से अधिक लोगों ने अधिकांश भौगोलिक स्थिति, शासक परिवार और धर्म और आबादी के प्रमुख धर्म के कारण निर्णय स्पष्ट था कि 15 अगस्त को आधी रात को आजादी के बाद 3 मुस्लिम मामले सामने आए। कश्मीर में, जो कि भारत की पाकिस्तान दोनों से सटा हुआ है और मुस्लिम बहुत था, हिंदू शासक डगमगा गया। अहमदाबाद में बेहद समृद्ध और मध्य भारतीय राज्यों में जिन्होंने हिंदू बहुमतता था, मुस्लिम निमाज भारत और पाकिस्तान दोनों में आजादी के सपने देख रहे थे। फिर जूनागढ़ था, जिसे कि इतिहासकार HB हेंडरसन ने
द जोकर इन द पैक कहा था। जूनागढ़ पाकिस्तान की पश्चिमी हिस्से के करीब था और इसका शासक मुस्लिम था, लेकिन इसका अखंडित क्षेत्र पड़ोसी हिंदू शामिल राज्यों में से जुड़ा हुआ था और उसके लिए ज्यादातर हिंदू थे। इसके अलावा इसमें सोमनाथ और द्वारा जैसे महान हिंदू तीर्थ यात्रा भी शामिल थे। 1946 में नवाब प्रधानमंत्री और सबसे करीबी सलाहकार दीवान बीमार हो गए थे और लंबे समय तक स्वास्थ्य लाभ चल रहे। मई 1947 में उनके स्थान पर कारवाह दीवान के रूप में सर शाह नवाब भट्टो आए, जो कि सिंधु के एक राजनेता थे, जो कि पाकिस्तान के जनक मोहम्मद अली जिन्ना के मुस्लिम लीग में सक्रिय थे। भट्टो खुद पाकिस्तान के 2 बार प्रधानमंत्रियों और जुल्फ़िकार अली भट्टो और बेनज़ीर भट्टो के पिता और दादा थे। भट्टो ने जिन्ना के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाए रखा और नवाबों को 15 अगस्त तक हर हाल में बाहर रहने और उनकी सलाह के पालन करने के लिए मजबूर किया। फिर ब्रिटिश सत्ता का हस्तांतरण के लिए जूनागढ़ सरकार ने पाकिस्तान में अपने विलय की घोषणा की। हॉन्सन का मानना यह है कि जिन्ना ने वास्तव में कभी नहीं सोचा था कि जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। इसे अभ्यास के उद्देश्य से कश्मीर और संभव हैदराबाद के लिए अधिक दबाव वाली प्रतियोगिता में नेहरू के लिए असमंजस मिसाल कायम करना था। यदि नेहरू जूनागढ़ के जनमत संग्रह के लिए सहमत हो जाते हैं तो उन्हें अंततः किसी भी मुस्लिम विभुल में शामिल लोकप्रिय वोट के लिए पाकिस्तान के मामले में मदद करेगा। यदि जूनागढ़ शासक के निर्णय के लिए लोगों को इच्छा विरुद्ध स्वीकार किया जाता है तो हैदराबाद में यही लागू हो सकता है। यदि भारतीय जूनागढ़ में घुस जाते हैं तो इस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ विरुद्ध प्रदर्शन कश्मीरी को बल को प्रयोग बहुत कमजोर हो जाता है। नेहरू ने जूनागढ़ के आसपास सैन्य फंदा डालते हुए बातचीत का रास्ता अपनाया, जो कि पड़ोसी हिंदू शामिल राज्यों से सभी भारतीयों के शामिल हो गए थे। जूनागढ़ के लिए एक अधीनस्थ क्षेत्र कावरियावाड़ और मंगलरोल के परिक्षेत्र 1 नवंबर 1947 में बिना किसी रक्तपात के भारतीय सैनिक द्वारा लिए गए। इस बीच में भारतीय राष्ट्रवादियों ने नवाब के उखाड़ फेंकने के लिए जूनागढ़ के अंदर और बाहर आंदोलन शुरू कर दिया। 25 सितंबर को बॉम्बे में उन्होंने गांधी के एक रिश्तेदारों द्वारा सलाम दास गांधी के अध्यक्षता में एक आरजी हुकूमत या समांतर सरकार की घोषणा की, जो कि समाचार पद वेद भारत मातरम के संपादक थे। राजकोट में एक अस्थायी आधार से गांधी ने अलग अलग राज्यों से खुली सीमाओं पर चलने वाले मानव संदेश वाहकों के माध्यम से जूनागढ़ के अंदर समर्थकों के साथ संपर्क बनाए रखा। बॉम्बे में गुजरती समाचार और जन्मभूमि के संपादकों सहित अन्य राष्ट्रवादी पत्रों ने हिंसक आक्रमण के लिए भावनगर और जूनागढ़ के करीब अन्य शहरों में स्वयंसेवकों के इकट्ठा करने के लिए आह्वान किया। जूनागढ़ विद्यार्थी संघ के छात्रों के नवाब के खिलाफ भी अपनी सहमति ताकत झोंकी और बाकरिया ने हमें बिजली घरों पर हमला करने जैसी शारीरिक तोड़फोड़ करने में बहुत डराते थे। हमारी तोड़फोड़ से दहशत फैलाने के लिए झूठी अफवाहें फैलाने और अंतरिम सरकार के जानकारी देना शामिल। हम जानकारी देने के लिए भारतीय संघ के जैतलसूर और जिंदेपुर में किसी भी भेजते थे। जूनागढ़ में भारतीय में कई अन्य हिस्सों की तरह विभाजन से धीरे धीरे एक जानलेवा संपाप्रदेय की प्रकृति विकसित। सोदन व वादन नामक की 2 मुस्लिम समुदाय ने पाकिस्तान के विलय में समर्थन में एक अग्रवादी रुख अपनाया और जूनागढ़ में बड़े जुल्म निकालने हिंदुओं की धमकी दी कि अगर उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें बदला लेना होगा। जब स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तानी नवाब के समर्थन करने की स्थिति में थे तो हिंदू ने मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर हमला किया और हमारी पर पूरे समुदाय का नरसंहार किया। खानदाना की कमी होने और नवाबों के राजवंश खत्म हो गए और उनके प्रशासन की पकड़ ढीली हो गई और नवाब फैसला किया कि खेल खत्म हो गया है और वह जल्दबाजी में कराची के लिए रवाना हो। अपने खजाने की सारी नकदी और प्रक्रम्य संपत्ति, अपना परिवार और अपने कई कुत्ते ले गए। 8 नवंबर को राज्य परिषद में एक पूर्व बैठक के बाद भट्टो ने राज्य में भारत सरकार के प्रतिनिधित्व में लिखा कि पूरी तरह से ध्वज न हो जाए। 9 नवंबर को भारतीय सेना के बिना किसी घटना के जूनागढ़ में घुस गए और संपादकीय तनाव जल्दी ही शांत हो गया। हालांकि बाकरिया स्वतंत्रता के तुरंत बाद जूनागढ़ के हुए एक छोटे से सांप्रदायिक दंगों के बाद करते हैं, जो कि पंचहुड्डी में मुसलमानों के कुछ कुत्तों जूतों की दुकान के हिंदुओं ने लूट लिया और जूनागढ़ के विद्यार्थी संघ में छात्र मुस्लिम दुकानों की रक्षा के लिए इलाकों के में थे, लेकिन मुस्लिम ने उनकी मौजूदा गलत छात्रों ने एक कृष्णकांत शाह नामक धीरू भाई के साथ ही मौत बनिया और बोर्डिंग हाउस के साथी था, जो कि केन्या में पैदा हुआ था और शिक्षा के लिए जूनागढ़ वापस भेज दिया गया। पुलिस ने लुटेरों में से एक रूप में गिरफ्तार किया और शाम को उसे लॉकअप में ले गए। संघ में पुलिस मुख्यालय गए और शाह के बेगूनाई के तर्क वे लाहौर नामक एक पुलिस आयुक्त मिले। बाकरिया ने
कहा कि धीरू भाई, जो कि समय 16 वर्ष के थे, शाह के बचाव के लिए पुलिस के आयुक्त से बहस करने में बहुत साहस दिखाया। बहस 2-3 घंटे चली और उसे अब सभी अन्याय बाधा डालने में गिरफ्तार करने की धमकी की गई, लेकिन हमें दृढ़ थे कि जब तक हमारे साथी रिहा नहीं कर जाते हम नहीं जाएंगे। आखिरकार उन्हें आधी रात को शाह ने जाने देने का फैसला किया और ऐसा कर्ज था क्योंकि धीरू भाई के 30 साल से भी अधिक समय के विवादास्पद परिस्थितियों में शाह ने वसूलना था। जब फरवरी 1948 में जनमत संग्रह हुआ तो जूनागढ़ के लोग ने भारत में शामिल होने के लिए भारी मत दिया। हालांकि पाकिस्तान ने इसे कभी मान्यता नहीं दी। धीरू भाई ने अपनी पढ़ाई के लौटे आए और 1949 में मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास। वाखेरिया ने कानून की पढ़ाई और उनकी अपनी राजनीतिक गतिविधियों को जारी रखी। 1948 में नारायण के साथ कांग्रेस पार्टी से निकालकर नई सोशलिस्ट पार्टी का शामिल हो गए। 1951 में स्नातक होने के बाद राजकोट और उसके बाद अहमदाबाद की वकालत करने चले गए। अंततः कांग्रेस के वापस आ गए और बाद में एक सक्रिय कानून की राजनीतिक कैरियर में शामिल हो गए। अपने परिवार की बेहद गरीब होने के कारण धीरू भाई के पास कुछ ऐसा कोई विकल्प नहीं था कि हाई स्कूल खत्म करने के बाद काम की तलाश करनी पड़ी। 16 की उम्र में धीरू भाई शारीरिक रूप से मजबूत थे और उनके पहले से दृढ़ था कि उनके बाद व्यावसायिक कैरियर की पहचान थी। मौत बनिया की संस्कृति पर नजर डालना आकर्षण ताकि समझा जा सके कि उनकी आलोचना उनकी निर्मम व्यावसायिक नीति और बेशर्मी क्या मानते थे। लेकिन काठियावाड़ की कई अन्य उद्यमियों ने उसकी पृष्ठभूमि उभरे। अधिकांश लोग सरकार हेर फेर के कराते थे जो कि अंबानी ऑपरेशन के अभिन्न अंग बन गए। भले ही हम कम सफलता मिली, उसकी अंतिम संभव उसे गहरी गरीबी में छिपा था जिसे उनके परिवार में अपने शिक्षण कैरियर के प्रति समर्पण की कीमत पर झेल। जब उन्होंने सीखा कि जीवन रिश्तों और दायित्व का जाल है तो धीरू भाई को महत्वाकांक्षा के साथ निकाल दिया गया। वह कभी भी निर्भर ना हो, वह किसी की सेवा पे लंबे समय तक न रहे।